हेलो नमस्कार जय हिंद मेरे प्यारे लाडलों, आप सभी का मेजर कोचिंग क्लासेज के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो चलिएगा आज अपने एक प्रैक्टिस सेट करते हैं पूरी टीम के साथ। तो मैं आपको सबसे पहले आज प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन, जो पहले पोर्शन है वो साइंस का है, उसके बाद मैथ का है, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद सर आपको जीके करवाएंगे। तो चलिएगा पहला क्वेश्चन अपने सामने है। आइंस्टीन के E बराबर mc स्क्वायर समीकरण में E बराबर mc² समीकरण में C किसका प्रतीक है। यह तो क्वेश्चन अमूमन हर विद्यार्थी को आता है कि आइंस्टीन के जो ऊर्जा का समीकरण है वो E बराबर mc² है, लेकिन एक एक बात यहां अपन को समझनी होगी। सबसे पहले तो मैं आइंस्टीन की बात करूं तो आइंस्टीन को आधुनिक भौतिकी का जनक कहा जाता है। आधुनिक भौतिकी का जनक, आधुनिक भौतिकी का जनक आपको पूछे तो आइंस्टीन है। इसके अलावा आइंस्टीन ने एक साइंस के अंदर सिद्धांत दिया जिसको कहते हैं सापेक्षता का सिद्धांत। तो सापेक्षता का सिद्धांत किसने दिया यदि आपको पूछे, या आधुनिक भौतिकी का जनक किसे कहते हैं, तो आइंस्टीन को कहते हैं। जिसके अंदर आप देखोगे एक E है, M है और C है, तीन अपने सामने भौतिक राशियां हैं। E का अर्थ ऊर्जा है, एनर्जी है, M का मतलब मास द्रव्यमान है, और C से प्रकाश की गति का प्रतीक है। C है जो प्रकाश की चाल या प्रकाश की गति का प्रतीक है। यदि प्रकाश की गति की मैं बात करूं, प्रकाश की गति सर्वाधिक निर्वात में होती है। निर्वात उस अवस्था को कहते हैं जहां ठोस, द्रव, गैस तीनों अवस्थाएं विद्यमान नहीं होती है, वो निर्वात कहलाती है। और प्रकाश की सर्वाधिक गति निर्वात में होती है। यदि पूछे कितनी होती है तो 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये होती है प्रकाश की निर्वात में गति। अपना क्वेश्चन है C किसका प्रतीक है, तो C प्रकाश की गति का प्रतीक है। M पूछे तो द्रव्यमान का प्रतीक है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस तापमान पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का पैमाना एक समान होता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस मान पर दोनों का मान समान होता है। यदि मैं बात करूं, जैसे आपके सामने लिख रखा है 0 डिग्री, इसको मान लीजिए 100, 0 डिग्री। यदि 0 डिग्री सेल्सियस की मैं बात करूं तो जल का, यदि आपको पूछे जल का गलनांक कितना होता है, जल का गलनांक या जल का हिमांक कितना डिग्री होता है, तो 0 डिग्री सेल्सियस। यदि फ़ारेनहाइट में पूछे तो 32 डिग्री फ़ारेनहाइट, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट और 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होते हैं जो जल का गलनांक या हिमांक होते हैं। 100 डिग्री सेल्सियस में 100 डिग्री और जिसके बराबर होता है, यदि बात करें तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट, ये आपस में बराबर होते हैं। ये जल का क्वथनांक है। जल का क्वथनांक यदि आपको पूछे, यानी जिस वो तापमान जिस पर जल उबलना प्रारंभ कर दे, जल का क्वथनांक कहलाता है। और -40 डिग्री है जो फ़ारेनहाइट, तथा सेल्सियस का मान -40 पर बराबर होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बिल्कुल आपको कंफ्यूज नहीं होना है। -40 पर हमेशा फ़ारेनहाइट और सेल्सियस आपस में बराबर होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। शरीर के किस अंग में शुक्राणु का निर्माण होता है। शुक्राणु का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है। अग्नाशय में, अंडाशय में, यकृत में, वृषण में। अग्नाशय की मैं बात करूं तो शरीर की एकमात्र मिश्रित ग्रंथि, शरीर की मिश्रित ग्रंथि यदि आपको पूछे तो वो अग्नाशय है। इसके अलावा शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि, शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि यदि पूछे वो अग्नाशय है। अंडाशय की मैं बात करूं, जो महिला जननांग है अंडाशय, और अंडाशय जो है वो अंडाणु का उत्सर्जन करते हैं। अंडाणु का उत्सर्जन अंडाशय से होता है। यकृत की मैं बात करूं तो शरीर की सबसे बड़ी यदि आपको ग्रंथि पूछे तो यकृत है। और वृषण जो नर जननांग का एक प्रमुख भाग है, और वृषण से शुक्राणु निर्मित होते हैं। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन। किस धातु को चाकू की सहायता से आसानी से काटा जा सकता है। चाकू की सहायता से काटी जाने वाली यदि धातुओं की मैं बात करूं तो सोडियम, पोटेशियम। सोडियम और पोटेशियम दो इतनी मुलायम धातुएं कठोर होती है, लेकिन ये दो अपवाद है कठोरता का। सोडियम और पोटेशियम दो चाकू की सहायता से आसानी से काटी जाने वाली धातु है। अपना ऑप्शन है कॉपर, सोडियम, आयरन, मरकरी। तो सोडियम, और सोडियम इतना क्रियाशील होता है इसलिए इसको केरोसिन में रखा जाता है। क्वेश्चन सीधा आता है, केरोसिन में रखी जाने वाली धातु, केरोसिन में रखी जाने वाली धातु कौन सी है, तो वो सोडियम है। आयरन की मैं बात करूं,
आयरन हीमोग्लोबिन में पाया जाता है। यदि क्वेश्चन पूछे हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु पाई जाती है तो आयरन पाई जाती है। मरकरी की मैं बात करूं तो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु यदि पूछे कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु तो वो मरकरी है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कोशिका में भोजन या ग्लूकोज का ऑक्सीकरण का होता है। यानी भोजन खाना ही अपना सार्थक उद्देश्य नहीं है। जब भोजन का पूर्ण रूपेण से भोजन का पाचन होने का अर्थ है भोजन का ऑक्सीकरण होना, यानी उस भोजन से शरीर को एनर्जी प्राप्त होना ही सही मायने में सच्चे अर्थ में भोजन का पाचन होना है। तो भोजन का ग्लूकोज और पाचन कहां होता है? कोशिका द्रव्य में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में या छोटी आंत में। तो भोजन का जो ग्लूकोज का जो पूर्ण रूप से ऑक्सीकरण होता है वो माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, इसलिए इसको कोशिका का शक्ति गृह कहते हैं। कोशिका का शक्ति गृह या भोजन शरीर को एनर्जी प्रदान करता है। इसी के साथ इसी को ही कोशिका का श्वसन स्थल भी कहते हैं। जो कोशिका का डोब्स चक्र है वो माइटोकॉन्ड्रिया में पूरा होता है, इसलिए कोशिका का श्वसन स्थल या फिर कोशिका का शक्ति गृह किसे कहते हैं तो माइटोकॉन्ड्रिया को। राइबोसोम की मैं बात करूं तो राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। छोटी आंत की मैं बात करूं तो भोजन का सर्वाधिक जो पाचन है वो छोटी आंत में होता है। और कोशिका द्रव्य की मैं बात करूं तो केंद्रक और कोशिका झिल्ली के मध्य पाया जाने वाला द्रव्य कोशिका द्रव्य कहलाता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, सीएनजी का पूरा नाम। सीएनजी का पूरा नाम क्या है? कंट्रोल नेचुरल गैस, साइनोजन नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस या कंडेंस्ड नाइट्रोजन गैस। तो सीएनजी जो वाहनों के अंदर भरी जाती है, सीएनजी की मैं बात करूं तो वाहनों में भरी जाने वाली गैस, वाहनों में भरी जाने वाली गैस, जो गाड़ियां जितनी भी गैस वाली है ना, गाड़ियों के अंदर कौन सी गैस भरी जाती है चलाने के ईंधन के रूप में तो वो सीएनजी है। और सीएनजी का पूरा नाम है कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, जिसको हिंदी में कहते हैं संपीड़ित प्राकृतिक गैस, संपीड़ित प्राकृतिक गैस। और एक दूसरी प्रमुख गैस होती है जिसका नाम है एलपीजी। एलपीजी का नाम है लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस, द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का पूरा नाम है द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस। और एलपीजी के अंदर यदि मुख्य रूप से पूछे तो आपको ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। ये क्वेश्चन आर्मी में कई बार पूछा गया है कि एलपीजी का मुख्य घटक क्या होता है तो ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। और सीएनजी का मुख्य घटक आपको पूछे तो मीथेन होता है, और मीथेन का रासायनिक फॉर्मूला CH4 होता है। तो यह है एलपीजी। और एलपीजी रसोई के अंदर उपयोग में ली जाती है, इसलिए इसको रसोई गैस कहते हैं। एलपीजी को रसोई गैस कहा जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सारा एक्सप्लेनेशन जो आपके लिए किया जा रहा है वेरी हर एक इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए से रामबाण है। एक एक तथ्य को सुनिए, मनन कीजिए और याद करने का प्रयास कीजिएगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा तत्व ताप एवं विद्युत दोनों का सुचालक है? कौन सा एक तत्व ताप एवं विद्युत दोनों का सुचालक है? हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, ग्रेफीन। तो ये चारों के चार जो कार्बन के अपर रूप है। हीरे की मैं बात करूं, हीरा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। हीरा विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है और प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ है। प्रकृति का सबसे कठोर पदार्थ यदि आपको पूछे तो वो हीरा है, जो विद्युत एवं ऊष्मा का कुचालक होता है। जबकि यह क्वेश्चन है सुचालक, तो इसका राइट आंसर होगा ग्रेफाइट। ग्रेफाइट का बड़ा फेमस क्वेश्चन है, एकमात्र अधातु जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। अधातु सारे के सारे विद्युत एवं ऊष्मा के कुचालक होते हैं, जबकि ग्रेफाइट एक अपवाद है जो विद्युत एवं ऊष्मा का सुचालक होता है। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा तत्व है जो सभी अम्लों में उपस्थित होता है? सभी अम्लों में। अपन जब पीएच स्केल के बारे में अध्ययन करते हैं तब अपन अम्ल और क्षार के बारे में जब जानते हैं, अम्ल और क्षार के बारे में जब अपन पढ़ते हैं तो अपन देखते हैं कि अम्ल के अंदर H+ आयन की सांद्रता पाई जाती है, जबकि क्षार में OH- की सांद्रता पाई जाती है। इसका मतलब प्रत्येक अम्ल के अंदर हाइड्रोजन उपस्थित रहता है, H+ अणु उपस्थित रहता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन हाइड्रोजन होगा। चलेगा नेक्स्ट क्वेश्चन, टमाटर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विभिन्न तत्वों के विभिन्न स्रोत और उनके अंदर पाए जाने वाले अम्ल एग्जाम के लिहाज से वेरी इंपॉर्टेंट है। जैसे ऑक्जेलिक, यदि आपको पूछे ऑक्जेलिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है तो ऑक्जेलिक अम्ल टमाटर में पाया जाता है। टमाटर में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है। टार्ट्रिक पूछे तो इमली और अंगूर,
इमली व अंगूर में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो टार्ट्रिक अम्ल पाया जाता है। नाइट्रिक अम्ल की मैं बात करूं तो एक्वारेजिया, एक्वारेजिया बनाने के लिए नाइट्रिक के साथ जब HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल मिला दिया जाता है तो एक्वारेजिया बनता है, जो सोने और चांदी को गलाने में सहायक है। अपना क्वेश्चन है टमाटर में, तो टमाटर में बिल्कुल ऑक्जेलिक है। साइट्रिक की मैं बात करूं तो नींबू और नारंगी में, नींबू और नारंगी के अंदर कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो साइट्रिक। यदि आपको पूछ ले सिरके में, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिरके में कौन सा पाया जाता है? तो सिरके में एसिटिक अम्ल, सिरके के अंदर एसिटिक अम्ल पाया जाता है। यदि आपको पूछ ले सेव में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो सेव में मैलिक अम्ल पाया जाता है। और यदि आपको पूछ ले सींटी के डंक में, सींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल, फॉर्मिक या फिर मेथेनोइक, फॉर्मिक या मेथेनोइक अम्ल पाया जाता है। ये सारे स्रोत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। प्रोटीन में पूछे तो एमिनो अम्ल, घास में पूछे तो बेंजीन अम्ल, सारे एग्जाम की दृष्टि से वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य। चलिएगा, रक्त हीमोग्लोबिन, रक्त में हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग, हीमोग्लोबिन की कमी, हीमोग्लोबिन की कमी का अर्थ है हीमोग्लोबिन के अंदर लोहा उपस्थित होता है, आयरन, यानी हीमोग्लोबिन के अंदर कौन सी धातु उपस्थित होती है? तो आयरन। जब हीमोग्लोबिन की शरीर में कमी आएगी तो आयरन की कमी आएगी, और आयरन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? कैंसर, रिकेट्स, रतौंधी, एनीमिया। कैंसर की मैं बात करूं तो अनियंत्रित, जब शरीर के अंदर कोई मांसपेशी, कोई हड्डी, कोई कोशिका अनियंत्रित वृद्धि हो जाती है, जिसकी वृद्धि के कारण शरीर में गुंथी बन जाती है, गांठ बन जाती है, जिसको कैंसर कहते हैं। रिकेट्स की मैं बात करूं तो विटामिन डी की कमी से, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो रिकेट्स है। रतौंधी की मैं बात करूं तो विटामिन ए की कमी से, विटामिन ए की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? तो वो रतौंधी है। और आयरन की कमी से या हीमोग्लोबिन की कमी से कौन सा रोग होता है? तो वो एनीमिया होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यदि शरीर में आयरन बढ़ जाए, ये तो कमी की बात है, आयरन की अधिकता से कौन सा रोग होता है? ये क्वेश्चन भी पूछने में एग्जाम में पूछा जा सकता है, जिसका नाम है सिड्रोसिस। लोहे की अधिकता से कौन सा रोग होता है? तो सिड्रोसिस, और कमी से एनीमिया। खाने के सोडे का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम कार्बोनेट, सोडियम सल्फेट या सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो बाई बनाएगी खाना, बाई बनाएगी खाना। तो खाने के सोडे का फॉर्मूला है सोडियम बाई कार्बोनेट, जिसका फॉर्मूला होता है NaHCO3, सोडियम बाई कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O। ये जो है सोडियम कार्बोनेट, ये धोने का सोडा है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। धोने का सोडा और खाने का सोडा, जिनका रासायनिक नाम और जिनका रासायनिक फॉर्मूला आप सभी को याद होना चाहिए। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी निष्क्रिय गैस है? ये निष्क्रिय गैस को अक्रिय गैस कह सकते हैं, निष्क्रिय गैस या अक्रिय गैस, या इन्हें नोबेल गैस कहा जाता है, नोबेल गैस, या इन्हें उत्कृष्ट गैस कह सकते हैं, उत्कृष्ट गैस, या इन्हें जीरो समूह कह सकते हैं। एक ही चीज है जिसका अलग अलग नाम है, जीरो समूह। ये आवर्त सारणी की मैं बात करूं, जिसके 18वें वर्ग में निष्क्रिय जो है 18वें वर्ग के, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सीधा क्वेश्चन आता है, अक्रिय गैस आवर्त सारणी के किस वर्ग में है? तो 18वें में है। और हेलोजन समूह किस वर्ग में है? तो 17वें वर्ग में। तो 18वें वर्ग के अंदर अक्रिय गैस है हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हीलियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो हीलियम रहेगा। हीलियम एक प्रकार की अक्रिय गैस है जो वायुयान के टायरों में भरी जाती है, हल्की गैस है हीलियम। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? घड़ी की चाबी के अंदर जब ऊर्जा भरी जाएगी तो वो स्थितिज ऊर्जा होगी। घड़ी की चाबी में कौन सी ऊर्जा होती है? स्थितिज। घड़ी की चाबी में भरी हुई घड़ी की चाबी में स्थितिज ऊर्जा होती है, जिसका फॉर्मूला होता है mgh। और स्थितिज के अलावा एक और ऊर्जा होती है जिसका नाम है गतिज ऊर्जा। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है mv²। और स्थितिज और गतिज दोनों यांत्रिक ऊर्जा का रूप है, यानी यांत्रिक ऊर्जा दो प्रकार की होती है, एक गतिज ऊर्जा और एक स्थितिज ऊर्जा। घड़ी में चाबी भरना एक प्रकार की स्थितिज है और स्थितिज एक प्रकार की यांत्रिक ऊर्जा है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन, यांत्रिक ऊर्जा रहेगा। चलिएगा, न्यूटन की गति के प्रथम नियम को अन्य किस नाम से जाना जाता है? न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए। प्रथम नियम को कहते हैं जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति का प्रथम नियम ही इसमें पूछा है। गति का प्रथम नियम जड़त्व का नियम कहलाता है।
और गति का जो दूसरा नियम है, दूसरा नियम जिसको स्वयं संरक्षण का नियम कहते हैं, और गति के तीसरे नियम को क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं न्यूटन के तीसरे नियम को। यदि मैं बात करूं न्यूटन के जो पहला नियम है जिससे हमें बल की परिभाषा प्राप्त होती है, क्वेश्चन आता है बल की परिभाषा हमें न्यूटन के किस नियम से प्राप्त होती है, तो प्रथम नियम से, और बल का सूत्र, बल का जो व्यंजक है, बल का जो सूत्र है वो हमें किससे प्राप्त होता है, तो गति के दूसरे नियम से प्राप्त होता है। किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिक होता है? 0 डिग्री सेल्सियस की बात करूं तो जल का गलनांक और हिमांक, जल का गलनांक और हिमांक 0 डिग्री सेल्सियस होता है। 100 डिग्री की मैं बात करूं तो जल का क्वथनांक, जल का क्वथनांक 100 डिग्री होता है 4 डिग्री सेल्सियस। 4 डिग्री सेल्सियस पर जल का सर्वाधिक घनत्व, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट तथ्य है, यह आपको रट के रखना है। सर्वाधिक घनत्व तथा न्यूनतम आयतन, जल का सर्वाधिक घनत्व भी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है और न्यूनतम आयतन भी 4 डिग्री सेल्सियस पर होता है। ये थे अपने सामने साइंस के 15 क्वेश्चन। अब अपन बात करेंगे मैथ के 15 क्वेश्चनों का डिस्कस करेंगे। चलिएगा, मैथ का पहला क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी की चाल 40 किलोमीटर प्रति घंटा है तो 18 सेकंड में कुल कितनी दूरी तय करेगी? अब देखो, ट्रेन गाड़ी की जो चाल है वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा है और आगे जो पूछ रहा है वो 18 सेकंड की पूछ रही है। तो देखो, किलोमीटर प्रति घंटे, किलोमीटर प्रति घंटे को जब मीटर प्रति सेकंड में बदलना होता है तो 5 × 18 से गुणा करते हैं। 5/18 से जब गुणा करते हैं तो मीटर प्रति सेकंड में बदल जाती है। तो 40 × 5/18 यानी 1 सेकंड के अंदर ये ट्रेन इतनी दूरी तय करेगी। ये 1 सेकंड द्वारा तय की गई दूरी है। 18 सेकंड में कितने करेगी? तो उसका 18 गुणा, तो × 18। 18 से 18 कैंसिल हो गया, 4 × 5 क्या तो 20 और पीछे एक 0 यानी 200 मीटर। कुल कितनी दूरी तय करेगी? तो 200 मीटर की दूरी तय करेगी। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर अंतर 17 आ जाता है। एक संख्या में वही संख्या तथा 5 जोड़ने पर वह 17 यानी उसका जो मान है वो 17 हो जाता है, अंतर नहीं है, जोड़ने पर वह 17 हो जाती है। वो संख्या खुद यानी जिसका मान है 17 हो जाता है। एक संख्या उसी में वही संख्या जोड़े और फिर 5 जोड़े तो वो 17 हो जाती है। तो वो संख्या कौन सी है? तो माना वो संख्या x है, माना वो संख्या x है। अब क्या कह रहा है कि एक संख्या जिसको अपन ने x मानी उसी संख्या में वही संख्या यानी x जोड़ी, x के अंदर 5 जोड़ने पर वो संख्या 17 हो जाती है। तो x + x, 2x + 5 = 17, 2x = 17, 5 प्लस का है इधर जाके माइनस, 2x = 17 में से 5 गया, शेष बचा 12। x का मान निकालना है 12, 2 गुणा में है इधर आके भाग में, 12 में 2 का भाग 6 बार, यानी वो संख्या 6 होगी, वो संख्या 6 होगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, x का 30%, y का 40%, तो x अनुपात y क्या होगा? यानी x का 30% और y का 40%। x का यानी का अर्थ मैं सीधा आपके सामने लिख दूं, का अर्थ होता है गुणा। यानी x यदि बात की जाए, ये कह रहा है x का 30% बराबर है y का 40%। तो देखिए 100 से 100 कैंसिल हो गया, यानी x 0 से 0 कैंसिल हो गया, x × 3 बराबर y × 4। x को मैंने यहीं रखा, y गुणा में था इधर आके भाग में आ गया, 4 इधर और 3 गुणा में था इधर आके भाग में आ गया। तो x का मान है जो 4 है, y का मान 3 है, यानी 4:3। x अनुपात y यदि पूछे तो 4:3 ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर होगा। चलिएगा नेक्स्ट, एक आयताकार क्षेत्र की लंबाई और चौड़ाई 25 सेंटीमीटर और 15 सेंटीमीटर है, इसकी लंबाई और परिमाप का अनुपात क्या होगा? देखो, एक आयत है जिसकी लंबाई दे रखी है 25 सेंटीमीटर तथा जो चौड़ाई है वो दे रखी है 15 सेंटीमीटर। अब कह रहा है कि लंबाई और परिमाप का, तो चलिएगा अपन परिमाप ज्ञात करते हैं, लंबाई अपने पास पहले से ही है। तो देखिए आयत का परिमाप, आयत के परिमाप का सूत्र होता है क्या? आयत के परिमाप का सूत्र होता है
2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई यानी 2 25 प्लस 15 यानी 2 इंटू 40 यानी परिमाप कितना आ गया 80। अब पूछ क्या रहा है कि लंबाई और परिमाप का अनुपात क्या होगा, यानी ये पूछ रहा है लंबाई अनुपात परिमाप, लंबाई अनुपात परिमाप। तो लंबाई देखिए कि 25 है और परिमाप कितना आ गया 80। अब जिससे भी कैंसिल होता है 5 से कैंसिल हो रहा है, 25 में 5 बार और 80 में 16 बार यानी 5:16 इसका रेशियो रहेगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा। कितने समय में 400 मूलधन पर 12% वार्षिक दर से 1200 रुपए साधारण ब्याज प्राप्त होगा? कितने समय में 400 मूलधन पर यानी साधारण ब्याज 1200 कितने समय में? तो अपन मूलधन इंटू समय ज्ञात करना है, टी इंटू दर बटे 100 और कितना ब्याज प्राप्त होगा? तो 1200 रुपए ब्याज प्राप्त होगा। यानी मूलधन इंटू समय इंटू दर बटे 100 बराबर ब्याज। अब अपन समय को ज्ञात करेंगे, ये अपना कैंसिल हो चुका है। 4 इंटू 12 यानी 4 इंटू 12 की मैं बात करूं तो 12 चौक 48, 48 इंटू टी बराबर 1200। टी का मान निकालेंगे तो 1200 के अंदर किसका भाग देंगे? 48 का भाग देंगे। यदि 12 से कैंसिल करें तो 12 का भाग इसमें 100 बार और इसके अंदर भाग गया 12 का, 12 चौक 48, 4 का भाग गया 25 बार। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ये ऑप्शन, बीच में पॉइंट नहीं है, या ये 25 है, ये 35 है, ये 75 है और ये इस क्वेश्चन में मिस्टेक है। इस क्वेश्चन को आप लिख सकते हो 15 वर्ष। यानी ये क्वेश्चन पूछ रहा है तो कितने वर्ष होंगे? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो 25 वर्ष रहेगा। 2.5 वर्ष जब सही होगा जब मूलधन कितना होगा? यदि मूलधन यहाँ पे अपन 4000 लेते तो 2.5 वर्ष होता और मूलधन यदि 400 है तो 25 वर्ष होगा। चलिएगा, एक गांव की जनसंख्या 12,000 है। यदि गांव में 52% आदमी हैं तो गांव में औरतों की संख्या कितनी होगी? अब देखो, गांव में बच्चे शायद लग नहीं रहे हैं, हाल ही में सारों की तुरंत की शादी हो रखी है। 12,000 सिर्फ नए जोड़े हैं, कुछ कमा रहे हैं बेचारे। ये 52% है, तब समझ लो 4% के लाले पड़ रहे हैं। अब देखिए 52% यानी 12,000 में से माना कुल 100% है, जिसमें से 52% पुरुष है तो 48% महिलाएं होगी। और कुल जनसंख्या कितनी है? 12,000 यानी 100% का मान कितना है? कुल जनसंख्या 100% का मान 12,000 है तो 48% का मान कितना होगा? यही क्वेश्चन पूछने जा रहे हैं। तो 12,000 बटे 100 इंटू 48 जब करेंगे तो इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर आएगा। तो देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल। अब अपन करेंगे 48 इंटू 12, 48 इंटू 12 करेंगे। ये देखिए 48 इंटू 12। अब बात करते हैं 12 हता 84, 12 अंठा 96, आंचिल गई 9 और 12 चौक 48, 48 और 9 की मैं बात करूं, 48 और 9, 48 और 9 होंगे कितने? 48 और 9 57 होते हैं। 48 और 9 57 और एक पीछे जीरो यानी 5760। औरतों की संख्या कितनी होगी? 5760 होगी। एक नल किसी टंकी को 8 घंटे में भर सकता है तथा दूसरा नल इसी टंकी को 16 घंटा में खाली कर सकता है। यदि दोनों नल एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी भरने में कितना समय लगेगा? माना एक नल मैंने मान लिया ए, दूसरा नल बी। ए नल यदि खोला जाए तो वो 8 घंटे में भरता है, जबकि बी नल यदि खोला जाए तो वो 16 घंटा में खाली करता है। अब अपन इनकी रेशियो देखते हैं, फिर एक भरता है एक खाली करता है, दोनों को साथ किस रेशियो में कितना कौन पानी भरेगा, कितना कौन निकालेगा। अब देखो, इस प्रकार के क्वेश्चनों में हमेशा इनका क्या लेना होता है? लसअप लेना होता है। तो चलिएगा 8 घंटे 16 यानी कुल मिला के टंकी 16 घंटे में यदि भरी जाएगी। अब देखिए इसकी रेशियो यानी 8 का भाग 16 में 2 बार और 16 का भाग 1 बार, यानी बी नल है उसकी क्षमता कार्य क्षमता 1 है और ए नल की कार्य क्षमता 2 है। यानी यदि टंकी कुल 16 लीटर की है तो ये प्रत्येक टंकी यदि 16 लीटर की है तो ये प्रति मिनट प्रति घंटे 2 लीटर पानी भर रहा है और 1 लीटर पानी निकल रहा है। तब कह रहा है कि दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो देखो 2 लीटर तो पानी आएगा और 1 लीटर चला जाएगा, क्योंकि बी तो खाली कर रहा है और ए भर रहा है। कुल 16 है
16 में से 2 लीटर पानी आएगा और 1 लीटर निकल जाएगा। तो 16/2 - 1 यानी 16/1 यानी कुल कितने घंटे लगेंगे? 16 घंटे के अंदर यदि दोनों नल खुले रखे जाएंगे तो यह टंकी भर जाएगी 16 घंटों में। चलिएगा, कोई दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लघुत्तम समावर्तक 84 है तो उनमें सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। दो संख्याएं हैं 3:4 और जिनका लसप दे रखा है 84। तो माना एक संख्या 3x है तथा दूसरी संख्या 4x है। तो बताओ 3 और 4x का एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम आएगा 12x। इकाइयों के अंदर 12x है जबकि हकीकत में कितना आएगा? 84। यानी 12x किसके बराबर है? 84 के बराबर है। तो x का मान 84/12 यानी 84 के अंदर 12 का भाग 7 बार जाएगा। x का मान 7 आया है। अब पूछा है बड़ी संख्या। छोटी संख्या 3x है, 3 × 7 यानी 7 × 21 और बड़ी पूछे तो 28। इसने क्वेश्चन पूछा है कि बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या 28 होगी। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ज्ञात करो जो 3 से विभाजित है। 3 का भाग यानी 3 की भाजकता का नियम होता है, दी गई संख्याओं के अंकों के योग में यदि 3 का भाग जाता है तो उस संख्या में भी पूरा पूरा जाएगा। अब कौन सी संख्या जो 3 से विभाजित, अपना क्वेश्चन है, नहीं होती है? कौन सी संख्या 3 से विभाजित नहीं होती है? तो यहां देखेंगे 5 और 4 9, 5 और 4 9, 8 और 1 9 यानी 27 हो गई। यानी इसके अंदर 3 का भाग पूरा पूरा जाता है। 9 9 18, 5 और 4 9 और 5 और 1 6 यानी अब देखोगे 9 और 6 15, 15 और 18 कितने होंगे? 33। 33 के अंदर भी यानी 3 का भाग जाता है तो इसमें भी जाएगा। 9 9 9 9 यानी 936, 36 और 3 39, 39 में भी 3 का भाग जाता है इसलिए इस संख्या में भी जाएगा। अब यहां देखोगे 9 9 9 9 9 9 कितने हो गए? 9 27 और 4 और 5 9 36, 36 और जो 8 है 36 और 8 45, 36 और 8, 36 और 8 की बात करूं तो 36 और 8 44 होते हैं जबकि 44 के अंदर 3 का भाग नहीं जाता है। इसलिए इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो ए ऑप्शन रहेगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है 10%, 20% तथा 30% के क्रमवार छूट में एकल छूट ज्ञात करो। ये छूट के लिए जैसे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगातार क्रमिक छूट दी जाती है और उसके बाद एकल छूट पूछी जाती है। माना वस्तु 100 रुपए की थी, उस पर 10% की छूट दी तो वो 90 के अंदर बिकी, 90/100। 20 की छूट दी तो 80/100 और फिर 30 की छूट दी तो 70/100। अब अपन को पता चल जाएगा कि वस्तु का विक्रय मूल्य कितना है। 100 की वस्तु अब कितने रुपए में बिक रही है? देखेंगे 100 से 100 कैंसिल हो गया, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो चुका है। अब अपन करेंगे या अपन करते हैं तो 8 हता 56 और 56 × 9, 56 इंटू यदि 9 करते हैं 56 × 9 तो कितना होगा? 9 संगरी 54, हासिल गई 5 और 5 नम 45, 45 और 5 50 यानी 50, 504 और 504 में जब 10 का भाग देंगे तो 50.4 यानी 100 रुपए की वस्तु 50.4 रुपए में बिक रही है। इसका मतलब छूट कितनी हुई? इसका मतलब छूट हुई है 49.6, 49.6, 49.6 इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर रहेगा। चलिएगा 18 वस्तुओं का क्रय मूल्य 15 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ ज्ञात कीजिए। बहुत शानदार है। 18 वस्तुओं का सीपी और यानी 18 वस्तुओं का कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य तथा 15 वस्तुओं का विक्रय मूल्य आपस में बराबर है। यदि लाभ हो रहा है तो लाभ प्रतिशत, हानि हो रही है तो हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब देखो मैंने क्रय मूल्य यही लिखा, विक्रय मूल्य गुणा में था जिसको मैं भाग में ले आया। जब मैंने अचर पद को मैं इधर लाया हूं तो चर राशियों को इधर लेके जाता हूं, 15 इधर ही रहेगा और 18 इसके नीचे आ जाएगा। यानी अपने सामने क्रय मूल्य तथा विक्रय मूल्य का रेशियो आ चुका है। कोई वस्तु 15 रुपए में खरीदी जा रही है और 18 रुपए में बेची जा रही है। 15 में खरीद कर 18 में बेच रहा है यानी 3 का क्या हो रहा है? लाभ। लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100, लाभ बटा क्रय मूल्य इंटू 100 करेंगे तो लाभ प्रतिशत का मान आएगा। अब देखिए 3 का भाग इसके अंदर 5 बार गया और 5 से 100 20 बार यानी 20% का लाभ होगा। 20% का इस क्वेश्चन के अंदर क्या होगा?
20% का इस क्वेश्चन में लाभ होगा, जो इस क्वेश्चन के अंदर कहीं मौजूद नहीं है। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो 20% रहेगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो 20% रहेगा। अगला क्वेश्चन है 135, 270 व 350 का एचसीएफ बताओ। यानी यहां पर अपन को एचसीएफ यानी मसब ज्ञात करना है 135 का, 270 का तथा 350 का। एचसीएफ क्या होगा? यानी वो छोटी से छोटी संख्या जिसका भाग दी हुई संख्याओं में पूरा पूरा जाए, वो बड़ी से बड़ी संख्या जिसका भाग इन तीनों में जाए। अपन को पता है एक का भाग तो सभी में जाता ही है, लेकिन इसका अपन देखेंगे इकाई अंक 5 है, इकाई अंक 5, 0 और 0, इसका मतलब इसके अंदर 5 का भाग तो जा ही सकता है। ऑप्शन के लिहाज से देखे तो 3 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा। अब अपनी बारी आई किसकी? 5 और 7। अब 7 का भाग क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि जब पीछे की संख्या का डबल करेंगे और डबल करके यदि माइनस करेंगे, जैसे 270 है, 0 का डबल 0 ही होता है और 0 जब माइनस किया तो 27 में भाग नहीं जाता है, इसका मतलब 7 का भाग नहीं जाएगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर रहेगा वो सी ऑप्शन रहेगा। 1 दर्जन केले की कीमत 48 रुपए है, तो 5 केलों की कीमत ज्ञात कीजिए। इसके अंदर बहुत इजी और सरल क्वेश्चन है। यदि मैं बात करूं दर्जन, दर्जन का अर्थ होता है 12 इकाइयां, कोई भी 12 राशियों का अर्थ होता है दर्जन। तो 12 केलों का मूल्य 48 है, तो बताओ एक केले का मूल्य क्या होगा? एक केले का मूल्य पूछे तो 48/12 यानी 4 रुपए होगा। अब क्वेश्चन आ रहा है कि 5 केले के कितने रुपए लगेंगे? तो 4 × 5 यानी 20 रुपए लगेंगे। एक केला 20 रुपए में आएगा। 1% का आधा दशमलव होगा। वाह, क्या रोमांटिक क्वेश्चन है। 1% का आधा दशमलव कितना होगा? यानी 1% का आधा दशमलव, परसेंटेज 1 है जिसको मैंने भिन्न के रूप में लिखा तो 1/100, और जिसका आधा कितना होगा? जिसका आधा कितना होगा? यानी 1% का आधा कितना होगा? तो 1/200, 1/200 जिसको अपन दशमलव के रूप में परिवर्तित करेंगे। यानी अब अपन भाग लगाएंगे तो किसके अंदर भाग जाएगा? यानी सबसे पहले इसके पीछे, यानी भाग अपना टूट चुका है 0 पॉइंट, यानी एक संख्या लगाई तो भी भाग नहीं गया, 100 में भी नहीं गया, यानी एक भाग पॉइंट टूटने के बाद एक अपन ने 0 लगाया फिर भी नहीं गया, 2 0 अपन ने एक्स्ट्रा लगाए, इसलिए यहां पर भी अपने 2 0 आ गए। अब 200 का भाग 1000 में कितनी बार जाएगा? तो 5 बार, 0.005। बड़ा रोमांटिक और क्वेश्चन देखने में बड़ा इजी है, लेकिन करना काफी डिफिकल्ट है। यानी इस क्वेश्चन क्या था? 1%, 1% को मैंने भिन्न रूप में बदला तो 1/100, जिसका आधा यानी 1/2, 1/200, 1/200। भाग नहीं गया तो भाग टूट चुका, लेकिन 3 0 लगाने के बाद भाग गया, तो इसलिए 2 0 अपने एडवांस लग गए, एक तो टूटने का लग गया और 1000 के अंदर 200 का भाग 5 बार गया। बड़ा शानदार लाजवाब क्वेश्चन। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। यदि किसी वस्तु को 7500 रुपए में बेचने पर 25% की हानि होती है तो उसे कितने में बेचे ताकि 25% का लाभ हो? माना वस्तु 100 रुपए की है जिसको 7500 में बेचने पर 25% की हानि होती है, यानी 25% की हानि का मतलब है वो 75% में वस्तु बेची जा रही है और अब वो 25% लाभ यानी 25% लाभ पर बेचना चाहता है। अब देखो 75% हानि यानी 75% किसके बराबर होगा? 7500 के बराबर होगा, तो इसलिए 7500/75 यानी 1% का मान 7500/75। अब वो वस्तु 25% लाभ पर बेचना चाहता है, इसका मतलब 100 की वस्तु 125 में बेचना चाहता है, तो इंटू 125। 75 का भाग 7500 में 100 बार, 100 इंटू 125 किया तो 12,500, 12,500 इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अब आगे के क्वेश्चन आपको रीजनिंग के सर करवाएंगे। चलिए रीजनिंग का पोर्शन हम लोग करवाएंगे। उठाइए अपनी पेन और कॉपी और हमारे साथ बैठिए, करिए। पहला क्वेश्चन रीजनिंग का आपके सामने है। पोशाक का संबंध दर्जी से है तो बढ़ई का संबंध किससे होगा? बढ़ई का अर्थ है सुथार, बढ़ई सुथार को कहा जाता है। तो ए ऑप्शन है कपड़ा, बी ऑप्शन है चमड़ा, सी ऑप्शन है फर्नीचर, डी ऑप्शन है पशुपालन। तो बढ़ई का संबंध
फर्नीचर से होगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, एक श्रृंखला का प्रश्न आ रखा है जिसमें दे रखा है 3, 15 और 75। अब आगे की श्रृंखला में क्या आएगा? सीधी सी बात है, 3 को 5 से गुणा कर रखा है, उत्तर आ रखा है आगे का 15। 15 को 5 से गुणा कर रखा है, आगे आ रखा है 75, और 75 को 5 से गुणा कर रखा है, आगे आएगा 375। अगला क्वेश्चन सीधा है, यह सीधा सा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में आप लोग अपना डायग्राम बनाएं और डायग्राम के माध्यम से समझे। सी माता है ए और बी की, यह सी है और इसके ए और बी पुत्री भी हो सकती है और पुत्र भी हो सकते। आगे दे रखा है डी पति है बी का, इसका मतलब ये स्त्री है और डी पति है। अब आगे दे रखा है सी कौन है डी का, सीधा सा ऑप्शन है सासू, सास। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भिन्न है। ए ऑप्शन में दे रखा है सांबर, सांबर खारे पानी की लवणीय झील है। बी ऑप्शन में दे रखा है सिल्का, सिल्का भी खारे पानी की सबसे बड़ी झील है जो उड़ीसा में स्थित है। और सी ऑप्शन है गोविंद सागर, गोविंद सागर भी खारे पानी की झील है। और डी ऑप्शन दे रखा है नर्मदा, नर्मदा एक नदी है। इन चारों में से ये भिन्न है, 3 झीलें और एक नदी है। अगला क्वेश्चन आपके साथ है, श्रृंखला का क्वेश्चन है फिर से। 36, 49, 64, 81 और आगे की संख्या क्या आएगी? इनको 6 का स्कोर 36 माना है, 7 का स्कोर 49 माना है, 8 का स्कोर 64 माना है और 9 को स्कोर 81 माना है। आगे इन श्रृंखला में आगे आएगा 10, 10 का स्कोर क्या होगा? 100। इसका राइट है बी। अगले जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके सामने पंकज सर लेके आ रहे हैं, जीके के क्वेश्चन। तो चलिएगा हम बात करते हैं, पीछे आपकी मैथ की, रीजनिंग की, ये साइंस वगैरह आपकी हो गई है। तो आज हम अपनी प्रैक्टिस सेट को आगे करते हैं, जिसके अंदर हम बात करेंगे साथियों जीके के महत्वपूर्ण 15 सवालों का, जिसके अंदर हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी सभी महत्वपूर्ण टॉपिकों को इंक्लूड किया है और महत्वपूर्ण तथ्यों का अध्ययन किया है। तो चलिएगा मजा लेते हैं, मजा उठाते हैं। चलो, ओणम, जो ओणम भारत के किस राज्य से में मनाया जाने वाला एक त्योहार है? ओणम एक त्योहार है, आप सभी को पता है, लेकिन वो किस राज्य का त्योहार है, किस राज्य का त्योहार है, उसकी चर्चा करते हैं। तो सबसे पहले देखो, सबसे पहले मुख्य चीज ये कि पहले आंसर देख लो, कंफ्यूज नहीं होना। हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। ओणम कहाँ का है भैया? ओणम केरल का है। ओणम कहाँ का है? ये तो चलो फिक्स बात होगी, केरल का राज्य त्योहार है। ठीक है, चलो मान लिया। और कौन कौन सी बातें होंगी? कर्नाटक, कर्नाटक में काली भैंस, कर्नाटक कैसे? कर्नाटक याद रखना कौन सी? भैंसों की दौड़ होती है। कैसी दौड़ होती है? तो लिख दो, तो यहां पर लिख दो भैंसों की दौड़। कैसी? भैंसों की दौड़। भैंसों की दौड़ का जो त्योहार है वो कहां पर होता है? कर्नाटक के अंदर होता है। और केरल हमारा क्या है? वास्तविक आंसर है। तो चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मिलते हैं। चलो, क्वेश्चन है 37 विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? अब साथियों, आप सभी को ज्योग्राफी आपने पढ़ रखी है, तो डेल्टा क्या होता है ये आप सभी को पता है। तो नदियों के अंदर मिलने का संगम होता है, स्थान होता है जहाँ डेल्टा बनाती है, तो वो चीज आपको पता है ऑलरेडी। तो इसके अंदर हमें इतना पता लगना है कि विश्व का जो सबसे बड़ा डेल्टा है, सबसे बड़ा डेल्टा है ना, वो कौन सा डेल्टा, उस चीज की चर्चा करनी, उस चीज की चर्चा करनी। चलिएगा, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कावेरी डेल्टा या सुंदरबन डेल्टा? हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। लेकिन सुंदरबन डेल्टा की बात करें, इसे क्या कहते हैं? इसे क्या कहते हैं? याद रखना, इसे क्या कहते हैं? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा कहते हैं। उसका दूसरा नाम है गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। तो कंफ्यूज मत होना, अगर सुंदरबन डेल्टा है तो ये लिख देना, और अगर सुंदरबन डेल्टा नहीं है तो कौन सा हो जाएगा? गंगा और ब्रह्मपुत्र डेल्टा। लिख दो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। ठीक है ना? ये हो गया विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा क्षेत्र। चलो मिलते हैं अगले क्वेश्चन में। चलो, क्वेश्चन नंबर 38। 1857 की जो रिवॉल्यूशन है, 1857 की जो क्रांति है, उस क्रांति की जो सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई है? सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? देखो, हमारे पहला स्वतंत्रता संग्राम है। हिंदुस्तानियों को पता चला कि हम अंग्रेजों का क्या करते हैं? सामना कर सकते हैं,
क्योंकि पहले उनके अंदर एक संकीर्ण सोच हो गई थी, उनकी सोच पर जंग लग चुका था कि हम अंग्रेजों का सामना नहीं कर सकते, क्योंकि वो मुट्ठी पर थे, फिर भी हम प्रशासन कर रहे थे बस अपने दिमाग के बलबूते पर, अपने दिमाग के बलबूते पर। लेकिन 1857 की जो रिवॉल्यूशन है वो हमारे अंदर क्या है, युवाओं के अंदर एक जोश है, क्रांति थी। वो क्रांति क्या हुई, 1947 के अंदर साबित हुई सच। ठीक है, वैसे 1857 की क्रांति वैसे क्या रही थी, पूर्ण रूप से सफल रही थी, लेकिन नैतिक विषयों के अंदर क्या थी, कुछ न कुछ कहीं हद तक सफल रही थी। चलो होगा, सबसे पहले बात करो विद्रोह की शुरुआत कहां से होती है। विद्रोह की शुरुआत कहां से होती है, तो हमारा आंसर होगा मेरठ, ऑप्शन नंबर डी राइट, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो अब इसके अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजें, इस क्वेश्चन के अंदर कुछ महत्वपूर्ण चीजें। मेरठ के अंदर शुरुआत होती है 10 मई 1857 को, 10 मई 1857 को। याद रखना 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, किसने, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री, ये क्या है, ये एक सैनिक टुकड़ी है, ये एक सैनिक टुकड़ी है। उस सैनिक टुकड़ी ने सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत की थी, सबसे पहले विद्रोह की शुरुआत की थी। एक और लिख दो, इसका प्रतीक लिख दो, सबसे महत्वपूर्ण है, रोटी व कमल का फूल, रोटी व कमल का फूल, चलेगा, ये हो गया इसका प्रतीक। अब देखो बिहार के अंदर किसने है, कुंवर सिंह ने नेतृत्व किया है। किसने किया है, कुंवर सिंह के अंदर। कानपुर में लिख दो धोंदूपत, किसने किया है भैया, धोंदूपत ने किया है। किसने किया है, धोंदूपत। लखनऊ के अंदर बेगम हजरत, किसने किया है, बेगम हजरत ने, किसने किया है, बेगम हजरत ने किया है। चलो या एक और चीज लिख दो, 20 जून 15 जून, ये डेट लिख देना। तो एक काम करना, आप वापिस जब क्लास पूरी हो तब आप जितने भी 1857 की क्रांति के क्षेत्र है ना, उन क्षेत्रों के डेट एंड उसके विद्रोहकर्ता के अंदर नेतृत्व किसने किया, उस चीज को आप देख लेना, ताकि आपकी कंफ्यूज नहीं हो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। चलो हाँ, इसके अंदर एक चीज और लिख दो, एक और चीज लिख दो। राजस्थान के अंदर अगर शुरुआत हुई है वो कहां पर होती है, नसीराबाद में। कहां पर होती है, नसीराबाद के अंदर राजस्थान में सबसे पहले शुरुआत होती है। इसका लिख दो, पहला शहीद व्यक्ति 1857 की क्रांति का पहला शहीद लिख दो, मंगल पांडे। फांसी कब होती है, 8 अप्रैल को। फांसी कब होती है, 8 अप्रैल को। ये चीजें याद रखना, क्योंकि भैया पहला शहीद है। पहला शहीद हमेशा क्या होती है, यूनिक चीज होती है, वो याद करना। चलो चले नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 39। शेक्सपियर ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है। कि ऑफ इंडिया, द इंडिया वगैरह ऐड करके आपको कंफ्यूज किया है, लेकिन व्यक्ति का वास्तविक नाम क्या है, शेक्सपियर है। शेक्सपियर किसे कहते हैं भैया, अपने कालिदास जी को। किसे कहते हैं, कालिदास जी को। राजशेखर काव्य मीमांसा। चलो राजशेखर का ग्रंथ कौन सा है, काव्य मीमांसा। विष्णु शर्मा की कौन सी है, पंचतंत्र। विष्णु शर्मा की कौन सी है, पंचतंत्र है। ठीक है ना। अमीर खुसरो की लिख दो, तुगलक का नामा। ये इनके छोटे छोटे ग्रंथों के नाम है, थोड़ा याद रख देना, कंफ्यूजन नहीं होना। अब देखो कालिदास की बात करें ना, कालिदास की, ठीक है, कालिदास के अंदर इन्होंने 3 महाकाव्य लिखे हैं, ठीक है ना। तो उसके अंदर छोटी छोटी बात कर देते हैं, लिख दो कुमार संभव। कुछ चीजें हैं जैसे कि कुमार संभव, रघुवंशम, विक्रमार्यम, ठीक है ना। ये कुछ ग्रंथ है जो किसके हैं, कालिदास महोदय के हैं, जिसे भारत का क्या कहते हैं, शेक्सपियर कहते हैं। ठीक है, चलो फिर ये इनके ग्रंथ हो गए। चलो अब चलो आगे, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है 40वां, उत्तराखंड की राजधानी। ये क्वेश्चन आपको कहते हैं कि आप राजधानी याद कर लो। ये क्वेश्चन कहता है कि आप जितने भी महान व्यक्तित्व उनके उपनाम याद कर लो, उनके ग्रंथ याद कर लो। ये क्वेश्चन कहता है कि 1857 की क्रांति के जहां पर भी विद्रोह होते हैं, उन विद्रोह के क्षेत्र और उसके विद्रोहकर्ता, और दूसरी बात वो कब स्टार्ट होती है, उन तीनों चीजों को याद कर लो। ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, ये बता रहे हैं कि आपको कौन कौन सी चीज पढ़नी है। बाकी इन क्वेश्चन से ही आंसर आए वो भी जरूरी नहीं है, लेकिन इनके ऑप्शन में से आ जाए
भाई क्या पता कि उत्तराखंड की राजधानी नहीं आके भोपाल की आ जाए, भोपाल किसकी राजधानी, गंगटोक किसकी राजधानी, वो आ जाए, लेकिन उत्तराखंड जरूरी नहीं है। क्या पता इन ऑप्शन में से नहीं है लेकिन बाहर से है, लेकिन राजधानी आ जाए, तो आपको वो चीज पढ़नी है। चलो, उत्तराखंड की राजधानी, ठीक है ना, इस चीज को भूलना तो नहीं है, इस चीज को भूलना नहीं है। ऑप्शन क्या है, सी, देहरादून। चलो, अब किसकी राजधानी, कौन सी, गंगटोक। गंगटोक किसकी राजधानी है, ठीक है ना, चलेगा, गंगटोक। लखनऊ, फिर भोपाल। चलो लिखते हैं एमपी, लखनऊ किसकी, यानी मध्य प्रदेश, भोपाल मध्य प्रदेश, लखनऊ यूपी, देहरादून उत्तराखंड। ये तो क्वेश्चन में दिया गया है, उत्तराखंड। और कौन सी बात है, गंगटोक सिक्किम। चलो सिक्किम। चलो फिर आपनो राजस्थान, फिर है आपनो राजस्थान, कौन सी है भैया, इसको लिखने की थोड़ी जरूरत है, मैं नहीं लिखूंगा क्योंकि आपनो राजस्थान है, राजस्थान की राजधानी याद नहीं है तो उसके अंदर रहना धिक्कार है, ठीक है ना, रहना धिक्कार है। चलो फिर आपको यहां एक चीज लिख देना, राज्य राजधानी, फिर साथ में देश, उनकी राजधानी व मुद्रा, इन चीजों को आपको क्या करना है, याद करना है, ठीक है ना। जैसे जैसे क्वेश्चन के अंदर आती रहेगी हम लिखाते रहेंगे, लेकिन आपको भी क्या करना है, रिसोर्सेज के माध्यम से ये चीजें याद करनी है। चलो क्वेश्चन नंबर 41, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं, सौर मंडल में कुल कितने ग्रह हैं। चलेगा, ये क्वेश्चन आपको बताता कि ग्रह संबंधी जितने भी क्वेश्चन है वो याद कर लो, छोटा बड़ा गरम नीला, किसके उपग्रह ज्यादा है किसके कम, सबसे नजदीक सबसे दूर, ये सबसे बड़ा सबसे छोटा, ये चीज याद कर लो। चलो कितने ग्रह है भैया, ये तो आपको चीज पता होनी चाहिए, 8 ग्रह। कितने, 8 है, 9 था, प्लूटोनन था, उसे क्या कर दिया, हटा दिया बेचारे को, ठीक है ना। चलो लेकिन अब अपने को चीज ये याद रखनी है, इसका कर्म क्या है, इसका कर्म क्या क्या उस चीज को देखनी है, इस चीज को अपने को देखनी है। चलो हम इनको कर्म देख लेते हैं। चलो एक बार थोड़ा, चलो हमारा आंसर तो कौन सा हो गया, 8 हो गया, लेकिन अगर इनका कर्म देखे तो भैया सबसे पहले हमारे कौन से हैं, सूरज दादा है, ये सूरज दादा हो गई, मतलब सूरज जी हो गए, ये सूरज जी हो गए, ठीक है ना। चलो ये हो गए सूरज जी, आग उगल रहे हैं, सूरज जी आग उगल रहे हैं। चलो अब इनके अंदर इनकी कक्षाओं की बात करें, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, ठीक है ना, ये इनके नाम है। चलो सबसे पहला कौन सा है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बीच में कौन सा है, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र मंगल पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति पृथ्वी मंगल, बृहस्पति शनि, अरुण और वरुण। 1 2 3 4 5 6 7 8 ये हो गए। अब देखो इसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन बन सकते हैं, उन क्वेश्चनों की अगर महत्वपूर्ण सवालों की चर्चा कर ले। बुध सबसे निकट है, ठीक है, शुक्र सेकंड निकट है, चलो ये चीज होगी, ठीक है ना। पृथ्वी को क्या कहते हैं, नीला ग्रह कहते हैं। दूसरी बात, इस पर क्या है, एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन है, बृहस्पति सबसे बड़ा है, ठीक है ना। चलो बृहस्पति सबसे बड़ा है, शनि सेकंड बड़ा है, सबसे ज्यादा उपग्रह सबसे ज्यादा है, लेकिन बृहस्पति सेकंड उपग्रह वाला है। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है, चंद्रमा एकमात्र उपग्रह, ठीक है ना।
अरुण, वरुण, वरुण सबसे दूर हो गया, वरुण सबसे दूर हो गया, ठीक है ना। ये इसके क्वेश्चन हो गए, छोटे छोटे क्वेश्चन है, लेकिन इसके कुछ गर्म ठंडे इन चीजों को ध्यान रखना, ठीक है। तभी मैंने आपको लिखा दिए, पूरे क्रम से लिखा दिया ताकि क्रम कंफ्यूज नहीं हो। चलो अगले क्वेश्चन में साथियों, हमारा क्वेश्चन है 42। ये क्वेश्चन क्या कहता है? ये क्वेश्चन कहता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या क्या है? संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद में सदस्यों की संख्या क्या है? साथियों, इन सदस्यों की संख्या है 15, ऑप्शन नंबर 2। लेकिन 15 में से 10, 10 और 5 ये अलग अलग है। 10 और 5, 10 और 5 ये 5 है, उसके अंदर क्या है? VITO। इनके अंदर क्या है? वीटो है, वीटो। घर में किनके पास होता है? घर में मम्मी के पास होता है, ठीक है ना। और आपके किसके पास होगा? मैडम के पास होगा, ठीक है ना। टेंशन ना लो, मम्मी है ना, मम्मी की जैसी जैसी आएगी उससे खतरनाक आएगी, ठीक है। चलो ये ना सोचो कि थोड़े दिन बाद हमारे कपड़े धोने वाले आ जाएंगे, नहीं, वो खुद के भी धुलवाएगी, साथ में ऐड कर लेना, हाथों की प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है ना। तो कितने हैं? 15। संयुक्त राष्ट्र संघ, संयुक्त राष्ट्र संघ आपके लिए क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स के अंदर लिख देना। क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर है, क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? ये आपके लिए क्वेश्चन है, सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, याद रखना। और कमेंट बॉक्स के अंदर, वास्तविक जो कमेंट बॉक्स है स्थायी, उसके अंदर लिखना जरूर। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 43। ईवीएम का पूरा नाम, ईवीएम का पूरा नाम क्या होता है? चलो ईवीएम का पूरा नाम जानते हैं साथियों। देखो ई मीन होता है इलेक्ट्रॉनिक, ये तो बात फिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक। वी का मतलब होता है वोटिंग, वी का मतलब होता है वोटिंग, और एम का मतलब होता है मशीन। तो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कहां पर है? ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है, ठीक है ना, ऑप्शन नंबर 2 के अंदर है। फिर एक है वाईफाई, ठीक है ना, ये वाईफाई लुगा ही नहीं, वाईफाई का जो पूरा नाम है ये आपको लिखना है, ठीक है ना। वायरलेस फिडेलिटी बता दिया, याद कर लेना। चलो ठीक है, होगा इलेक्ट्रॉनिक वेटिंग मशीन ये नहीं है, ये मत कर देना, ऑप्शन को ध्यान से पढ़ लेना, ठीक है ना। ये वॉशिंग नहीं है, आपको कपड़े धो धो के याद आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 44, किस वर्ष गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा किया है? साथियों मैं आपको बता दूं, यूरोपीय कंपनियों का आगमन, यूरोपीय कंपनियों का PDADS ये उनका सूत्र है। कौन कौन सी कब आई है? लिख दो, पुर्तगाली आया है, पुर्तगाली, कौन सा? पुर्तगाली। फिर लिख दो, फिर डच, अंग्रेज, गोरे, इंग्लिशमैन, अंग्रेज, डेनमार्की, लिख दो, फ्रांसीसी, कौन सा? फ्रांसीसी। फिर लिख दो स्वीडन, ये लोग आए थे। पुर्तगालियों के बारे में लिख दो, सबसे पहले आए और बाद में गए। याद रखना, सबसे पहले कौन से आए? पुर्तगाली। सबसे बाद में कौन से गए? वो भी पुर्तगाली। चलो, और अंग्रेज सबसे सफल कोई है तो कौन सा है? अंग्रेज है। सबसे लास्ट में है, सबसे अंतिम में एंट्री ली है, सबसे अंतिम में एंट्री ली है। चलो, तो किस वर्ष गोवा पर, ये जो गोवा है ना, ये उनकी क्या थी? राजधानी थी। राजधानी के अंदर पहली थी कोचीन, पहली कौन सी थी? कोचीन। और दूसरी कौन सी थी? 1530 के अंदर 30 में राजधानी कौन सी बनी है? गोवा बनी है। कौन सी बनी है? गोवा बनी। चलो, इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, 1510 के अंदर, ऑप्शन नंबर बी 1510 के अंदर गोवा पर पुर्तगालियों ने क्या किया है? कब्जा कर लिया है, हड़प लिया है। चलो, इसके बारे में दो क्वेश्चन। पहला व्यक्ति, चलो 2 व्यक्तियों के नाम लिख दो, 2 व्यक्तियों के नाम लिख देते हैं। पहला व्यक्ति, मैंने आपको 2 चीजों के नाम लिखा देता हूं। पहला व्यक्ति कौन आया था? क्रिस्टोफर कोलंबस। दूसरा आया था वास्को डी गामा।
वास्को डी गामा, ठीक है ना। चलो, किसने किसकी खोज की है? क्रिस्टोफर कोलंबस ने 1492 में अमेरिका की खोज की है। किसकी खोज की है? अमेरिका की खोज कर ली। लेकिन वास्को डी गामा ने की है 1498 में। 98 में किसकी खोज की है? भारत की है। भारत की है 1498 के अंदर भारत की खोज की है, ठीक है ना। वास्को डी गामा ने भारत से क्या लेकर गया था? काली मिर्च का जहाज, काली मिर्च लेकर गया था, जिसका उसे 60 गुना फायदा हुआ था। 60 गुना फायदा हुआ था। इसका गुजराती पथ प्रदर्शक लिख दो, अब्दुल मनिक, ठीक है ना। इसका स्वागत किसने किया था? इसका भारत के अंदर स्वागत किसने किया था? जमोरिन ने किया था। किसने किया था? जमोरिन ने किया था, ठीक है। चलो, एक व्यक्ति और नाम लिख दो जो भारत के अंदर क्या है? पुर्तगालियों के रूप में, याद रखना, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। दूसरा व्यक्ति अल्फांसो डी अल्बुकर्क, ये व्यक्ति आए थे, ठीक है ना। इनकी कुछ नामी चीजें, नाम लिख दो। इन्होंने क्या क्या किया था? फ्रांसिस्को डी अल्बुकर्क लिख दो, शांत पानी की नीति, शांत ब्लू या नीले पानी की नीति अपनाई थी, ठीक है ना। चलो, फिर फ्रांसिस्को डी, ये जो अल्बुकर्क है ना, अल्फांसो डी अल्बुकर्क, इस लिख दो कौन से भैया? पुर्तगाली है। पुर्तगालियों का वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली का वास्तविक संस्थापक, ठीक है ना। तो ये कुछ छोटे छोटे फैक्ट थे, तो याद कर लेना, ठीक है ना। चलो, हमारा आंसर क्या था? हमने लिख दिया होगा 1570 हमने लिख दिया था। चलो, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 45, राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय एकीकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इस कुछ दिवस है। 28 सितंबर को विश्व रेबीज डे, 22 जून विश्व क्या? वर्षावान दिवस, विश्व वर्षावान डे, ठीक है। 31 अक्टूबर लिख दो, 31 अक्टूबर, 10 जनवरी। तो राष्ट्रीय एकीकरण दिवस ऑप्शन नंबर डी, ठीक है ना। चलो, 14 फरवरी, ये क्वेश्चन आपको कहते हैं जितने भी डे है वो याद कर लेना, 14 फरवरी कौन सा है? काला दिवस, ब्लैक डे, काला डे है भैया, ब्लैक डे है भारत के अंदर, ठीक है ना। चलो, ऑप्शन नंबर डी राइट। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है 46, विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? चलो, सबसे बड़ी नदी पूछ ले, याद रखना नील नदी। ऑप्शन नंबर तो 2 आ गया है, लेकिन गंगा भारत की लंबी, ठीक है ना, और पवित्र, लेकिन इसके साथ में वर्तमान में गंदी भी हो रही है, सबसे बुरी बात है भैया, ठीक है ना। अमेजन और ब्रह्मपुत्र, ठीक है ना। चलो, ऑप्शन नंबर बी नील। फिर याद रखना गंगा भारत की सबसे लंबी नदी है, पवित्र नदी भी है। चलो, क्वेश्चन नंबर 47, संयुक्त राष्ट्र संघ की सुरक्षा परिषद के सदस्यों की संख्या, ये क्वेश्चन रिपीट हो गया, ऑप्शन नंबर 2। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, मेजर ध्यानचंद का संबंध कौन से खेल से है? मेजर ध्यानचंद हॉकी का जादूगर कहते हैं, चलो लिख दो हॉकी का जादूगर कहते हैं। क्रिकेट से संबंधित कौन है? क्रिकेट में खिलाड़ी कितने होते हैं? 11, ठीक है ना। ये जो मैदान होता है, ये मैदान, इसके अंदर जो बीच का ये भाग होता है, ये क्या कहलाता है?
पिच कहलाता है, खिलाड़ी 11 होते हैं, ठीक है ना। चलो फिर बात करते हैं बेसबॉल, खिलाड़ी कितने, 9 होते हैं, खिलाड़ी कितने होते हैं, 9। टेनिस बॉल, जब एकल जोड़ा होगा, जब एकल होंगे तब तो होंगे 2 2, ठीक है ना। और जब जुगल होंगे, जब जुगल होंगे तब कितने होंगे, 4 खिलाड़ी इसके अंदर शामिल होंगे, चलेगा। और इसके अंदर एक खिलाड़ी लिख देना, रिंकू सिंह, सबसे महत्वपूर्ण है रिंकू सिंह। यह बेसबॉल से भी संबंधित है लेकिन क्रिकेट से भी है, याद रखना दोनों एक व्यक्ति नहीं है, दोनों एक व्यक्ति नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 49, महाराष्ट्र राज्य राजधानी कौन सी है, महाराष्ट्र राज्य की राजधानी कौन सी है, चलेगा। थाईलैंड एक देश आ गया है, लिख दो बैंकॉक, बैंकॉक। लो भाई साहब ये होगी, ठीक है ना। महाराष्ट्र, मुंबई ऑप्शन नंबर 2, लखनऊ, कानपुर, लखनऊ और कानपुर लिख दो। यूपी की औद्योगिक राजधानी, यूपी की, उत्तर प्रदेश की जो औद्योगिक राजधानी है, औद्योगिक राजधानी, औद्योगिक राजधानी। मैं कुछ देशों की राजधानी लिखा देता हूं, लिख दो जल्दी से, लिख दो जल्दी से, ठीक है ना। लिख दो भारत, लिख दो सबसे पहले भारत, नल्ला पाकिस्तान, पाकिस्तान, फिर लिख दो अफगानिस्तान, फिर लिख दो अफगानिस्तान, ठीक है ना। फिर लिख दो भूटान, फिर लिख दो नेपाल, ठीक है। फिर लिख दो बांग्लादेश, फिर लिखो श्रीलंका, श्रीलंका, ठीक है ना। ये तो छोटा पड़ेगा। फिर लिख दो फ्रांस, फिर लिख दो इंग्लैंड, फिर लिख दो चीन, फिर लिख दो रूस, फिर लिख दो अमेरिका, अमेरिका, फिर लिख दो जापान, जापान, फिर लिख दो ऑस्ट्रेलिया, मिट जा भाई, ऑस्ट्रेलिया, फिर लिख दो न्यूजीलैंड। इनफ बहुत है ना, फिर ये मत करो लिखाते नहीं है। भारत, भारत की कौन सी है भैया, नई दिल्ली, नई दिल्ली। पाकिस्तान, इस्लामाबाद, इस्लामाबाद। अफगानिस्तान, काबुल, बाबर का कहाँ है, बाबर का मकबरा है भैया। भूटान, थिम्पू, भूटान क्या है, थिम्पू। नेपाल, काठमांडू, काठमांडू। बांग्लादेश की ढाका, ढाका। श्रीलंका, श्री जय जय वर्धने, वर्धने पूरे कोटि, जय वर्धने पूरे कोटि। साले वाले दादा का भी नाम साथ में लिख दिया इसने। फ्रांस, फ्रांस की राजधानी याद रखना पेरिस, पेरिस। इंग्लैंड की लंदन, चीन की बीजिंग, चीन की बीजिंग। रूस की मास्को, रूस की मास्को। अमेरिका की वाशिंगटन डीसी, वाशिंगटन डीसी। जापान की याद रखना टोक्यो, जापान के 3 द्वीप है, होक्काइडो, क्यूशू। ऑस्ट्रेलिया की कैनबरा, कैनबरा। न्यूजीलैंड की वेलिंगटन। चलो याद कर देना, लिख देना जल्दी से, फिर ये मत कहना लिखाते नहीं है, बहुत कम लिखाते हैं। चलो हमें देश की राजधानी याद कर लेना। क्वेश्चन नंबर अंतिम, गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है, गोटीपुआ नृत्य किस राज्य से संबंधित है। चलो जल्दी से इसका जवाब दो। राजस्थान से कौन सा है, घूमर। राजस्थान से कौन सा है, घूमर। वो कहीं पर डांस करती है ना लड़कियां, अपना घाघरा यूं चारों तरफ घूमता है चक्करिए की तरह गोल, उसे कहते हैं घूमर। भाई ये लड़की डांस कर रही है ना, इसका जो ये घाघरा इस प्रकार से घूम रहा है, इस प्रकार से, उसे कहते हैं घूमर। उसे क्या कहते हैं, घूमर। उसे क्या कहते हैं, घूमर। ठीक है, कर्नाटक, फिर ओडिशा। तो हमारा आंसर हो जाएगा ओडिशा।
ओडिशा, ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर, भुवनेश्वर। ठीक है, यूपी, यूपी कर्नाटक नहीं है, याद रखना कौन सा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो साथियों ये थी हमारी महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट, जिसके अंदर आपको आर्मी लेवल का सबसे महत्वपूर्ण जितना भी पेपर है ना, उस पेपर का जो जो सिलेबस है उस सिलेबस को उठा के आपके सामने प्रैक्टिस सेट लाए हैं। वो एग्जाम तक आप तक चलेगी, तब तक आप क्या करें, अपनी तैयारी जारी रखें। और सबसे महत्वपूर्ण चीज है, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, गुनगुनाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।